Question 11. Three identical cars A, B, and C are moving at same speed on three bridges. देखो यहाँ पे तीन कार है A, B और C. इन तीनों की स्पीड सेम है. ओके. और ये तीन ब्रिज पे मूव कर रहे हैं. करेक्ट. द कार ए गोज ऑन अ प्लेन ब्रिज. कार ए जो है वो एक प्लेन ब्रिज पे मूव करता है. प्लेन ब्रिज मतलब ऐसा. ओके. बी ऑन अ ब्रिज कन्वेक्स अपवर्ड. देखो ये होगा कन्वेक्स अपवर्ड. इसको बोलते हैं कन्वेक्स. और ये जो साइड होता है इसको बोलते हैं कनकेव. तो यहां पे क्या करना है, कन्वेक्स साइड जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. ओके. एंड सी गोज ऑन अ ब्रिज कनकेव अपवर्ड. तो देखो यहाँ पे कनकेव अपवर्ड होगा. इस साइड को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कनकेव. और ये जो देख रहे हो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स. तो बी केस में कन्वेक्स अपवर्ड होगा और सी केस में कनकेव अपवर्ड होगा. लेट FA, FB and FC be the normal forces exerted by the cars on the bridges when they are at the middle of the bridge. तो देखो FA, FB और FC क्या है, these are normal forces by the car on the bridge. ओके. तो by the bridge on the car भी सेम होना चाहिए as per action reaction. ओके. इस चीज को समझो. ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये क्या है, कार ने लगाया किस पे, ब्रिज के ऊपर. तो ब्रिज भी तो कार पे इतना ही नॉर्मल लगाएगा. यस. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल बाय द ब्रिज ऑन द कार. और दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम आएगा. ओके. तो चलो ध्यान से देखना. देखो पहला केस. फर्स्ट केस में जो रोड है वो कुछ ऐसा है. करेक्ट. रोड इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज द ब्लॉक. ये ब्लॉक है. इसकी वेलोसिटी है v. आप यहां पे देख के बता सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन 0 है. फिर भी यदि आपके मन में है कि सर फॉर्मूला लगाएं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r. मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ फ्लैट सरफेस इज इनफाइनाइट. तो ये जो स्ट्रेट रोड देख रहे हो या जो प्लेन ब्रिज है, ओके, इस प्लेन ब्रिज का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इनफाइनाइट. ओके. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी 0. तो यहां पे यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, ओके, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम. तो नीचे क्या होगा, नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल. और ये नॉर्मल किसके इक्वल है बच्चों, FA के इक्वल. तो क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे. देयरफॉर FA इज इक्वल टू mg. ओके. नेक्स्ट केस. नेक्स्ट केस में जो कन्वेक्स साइड है वो क्या है, वो ऊपर की तरफ है. ओके. कन्वेक्स साइड इज अपवर्ड. तो यहां पे यदि एक मैं ब्लॉक ड्रॉ करूं, दिस इज अ ब्लॉक. ओके. और इस ब्लॉक की मैं वेलोसिटी दे दूं ऐसा. अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो आपको ट्रैक दिख रहा है, इसका सेंटर किधर होगा, उसका सेंटर इधर होगा. इसका मतलब इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा. करेक्ट. दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये सेंटर की तरफ होगा. अब यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, देखो दिस इज द ब्लॉक. ओके. नीचे क्या लगेगा, mg. ऊपर क्या लगेगा, दिस इज नॉर्मल. दिस इज इक्वल टू FB. और इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ AC. करेक्ट. यहाँ पे आप इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस नहीं करोगे. FB को mg के इक्वल नहीं करेंगे. हम लोग यहाँ पे F इज इक्वल टू MA अप्लाई करेंगे. ओके. इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं अज्यूम करूंगा पॉजिटिव और न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने जा रहा हूँ. F इज इक्वल टू MA. करेक्ट. F कितना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस FB. दिस इज इक्वल टू mass into centripetal acceleration. So what is FB?
FB is mg minus mac, correct? ओके, थर्ड केस में कनकेव साइड अप ऊपर की तरफ है, सो दिस इज द थर्ड केस। ओके, देखो ये होगा ब्लॉक, दिस इज द ब्लॉक, इस ब्लॉक की वेलोसिटी मैं दे देता हूं ऐसा। तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? देखो सेंटर कहीं यहां होगा इस सरफेस का, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नीचे लगा mg, ऊपर लगा नॉर्मल, दिस इज इक्वल टू fc, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है। तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करके न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज F इज इक्वल टू ma। ओके, तो Fc इज पॉजिटिव, mg इज नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो Fc कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू mg प्लस mac, करेक्ट? ये mg प्लस mac के इक्वल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, Fa mg के इक्वल था, Fb क्या था? mg माइनस mac। ओके, देखो mg माइनस mac, तो सबसे कम तो Fb हो गया और सबसे ज्यादा कौन होगा? Fc, ये सबसे ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं एंड सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, Fc इज मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A train A runs from east to west and another train B of same mass runs from west to east at same time या फिर at the same speed along the equator। दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है और दोनों इक्वेटर के अलोंग मूव कर रहे हैं। ओके, एक का डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट और दूसरे का डायरेक्शन क्या है? बी का डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। ए प्रेसेस द ट्रैक विथ अ फोर्स F1। प्रेस द ट्रैक का मतलब क्या है? नॉर्मल फोर्स, मतलब ट्रेन ए ने नॉर्मल फोर्स कितना लगाया? F1, और ट्रेन बी प्रेसेस द ट्रैक विथ फोर्स F2। प्रेस करने का मतलब नॉर्मल फोर्स। ओके, तो हमें बताना है कि कौन सा फोर्स ज्यादा होगा और कौन सा फोर्स कम होगा। ओके, देखो सबसे पहले एक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए रिलेटिव मोशन का। ओके, कंसेप्ट क्या है कि सपोज एक पर्सन है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं बता देता हूँ, आप नोटबुक में लिख लेना ये पूरा एक्सप्लेनेशन। मान लो ये पर्सन 5 मीटर पर सेकेंड से वॉक कर सकता है ऑन ग्राउंड। ओके, ये जो पर्सन है ये 5 मीटर पर सेकेंड से वॉक कर सकता है ऑन ग्राउंड, करेक्ट? ये एक ट्रेन में मूव करना स्टार्ट करता है या फिर ये एक प्लैंक पे मूव करना शुरू करता है। ओके, तो सपोज दिस इज अ प्लैंक। ओके, और इस प्लैंक की मैं स्पीड दे देता हूं कितना? 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहां पे ध्यान से समझना, केस वन क्या है कि पर्सन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वॉक करता है इसी सेम डायरेक्शन। ओके, देखो ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये जो आप मैन देख रहे हो, ये इस प्लेटफॉर्म पे वॉक कर रहा है कितने? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो 5 मीटर पर सेकेंड होगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to platform, that is 5 I cap, and velocity of platform is already 20 I cap। तो यदि मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है, ओके, यदि मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म।
So this implies velocity of man is equal to velocity of man with respect to platform प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों ऐड हो जाएगा एंड दिस विल बी 25 आई कैप। करेक्ट। इसका मतलब ये 5 मीटर, ये अगर जो दौड़ता ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे दौड़ता तो 5 मीटर पर सेकेंड होता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी चल रहा है तो इसको प्लेटफॉर्म का एडवांटेज मिल जाएगा और इसकी स्पीड जो एक्चुअल होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगी। दौड़ तो ये अपने एफर्ट से 5 मीटर पर सेकेंड से रहा है, लेकिन क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहा है तो इसकी जो स्पीड होगी दैट विल बी 25 मीटर्स पर सेकेंड। करेक्ट। केस 2, बस यहाँ पे मैं डायरेक्शन मैन का अपोजिट करने जा रहा हूँ। ओके, प्लेटफॉर्म वही है, दिस इज 20, दिस इज द मैन, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली आपने ऑलरेडी पढ़ा है रिलेटिव मोशन में दोनों का एफर्ट एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन यदि मैं लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज -5 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, सॉरी ये -5 आई कैप जो है ना, ये दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ये 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है पीछे की तरफ। वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इज 20 आई कैप। तो यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला जाए तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, दोनों का सम, अभी ऊपर में मैंने दिखाया था ये कैसे आता है। ओके, तो क्या ये 15 आई कैप हो जाएगा? यस। तो ये तो मैंने मैथमेटिकली करके दिखा दिया। कॉमन सेंस से भी सोचोगे कि यदि मैन ट्रेन के अलोंग ही दौड़ेगा तो दोनों का एफर्ट मिलके ऐड हो जाएगा, अपोजिट दौड़ेगा तो दोनों का एफर्ट मिलके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट था। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड सेम है। ओके, दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो स्पीड है ना, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। जैसे कार चल रही है, आप बोलते हो ना कि कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। जब आप 10 किलोमीटर पर आवर बोलते हो तो वो किसके रिस्पेक्ट में होता है? अर्थ के रिस्पेक्ट में। ओके, देखो एक और कंसेप्ट इन्वॉल्व है, अर्थ का रोटेशन कहाँ से कहाँ होता है, अर्थ किस तरीके से रोटेट करता है। तो सपोज दिस इज अर्थ, अर्थ को अगर जो मैं सर्कल, एक सर्कल की तरह ड्रॉ करूं, सॉरी एक स्फीयर की तरह मैं अर्थ को ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज दिस इज सन, सन को ऐसे मैंने छोटा ड्रॉ करके दिखाया। तो अर्थ जो होता है ना, मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है। करेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। तो ये बेसिक अपने को ज्योग्राफी पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। करेक्ट, तो मतलब जो ट्रेन है वो इक्वेटर के अलोंग ही चल रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसे देखोगे? देखो सपोज दिस इज अ पर्सन, एक पर्सन यहाँ पे है, तो उसको लगेगा कि अच्छा, जैसे होता क्या है कि अर्थ रोटेट होता है। ओके, तो इस पर्सन को क्या लगेगा कि अच्छा सन आ रहा है हमारी तरफ, उसको लगेगा कि सन ऐसे आ रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो होगा क्या, इस पर्सन को लगेगा सन इधर से आ रहा है, तो यदि डायरेक्शन बताया जाए तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? सन राइजेज इन द ईस्ट, सॉरी दिस विल बी ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस विल बी वेस्ट। तो ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि जो अर्थ का रोटेशन होता है वो किधर होता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर उल्टा करके देखें तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी तो है, तो हाँ वो भी है। ओके, तो वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक रफ एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है कि किस तरीके से आप डायरेक्शन थोड़ा बहुत सोच सकते हो, कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि अर्थ का रोटेशन कैसा है। तो ये सन है, अगर जो अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है तो किसी पर्सन को लगेगा कि सन तो यहाँ से राइज हो रहा है, और जिधर से सन राइज होता है उसे क्या बोलते हैं? ईस्ट। तो ये है, अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये बेसिक ज्योग्राफी है, आपको पता होना चाहिए। करेक्ट।
अब मेरी बात ध्यान से समझना, दो ट्रेन्स हैं, ओके। ट्रेन ए जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो ट्रेन ए जो है ना, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। यदि मैं इसी डायग्राम को दोबारा एक बार ड्रॉ करके दिखाऊं, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ये है इक्वेटर, करेक्ट। ट्रेन ए ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज मोशन ऑफ ट्रेन ए। क्वेश्चन में क्या दिया है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ओके। और ट्रेन बी जो है वो किधर मूव कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। आप चाहो तो एक बार मार्क भी कर लो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो जो ट्रेन ए है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और ट्रेन बी जो है वो क्या है, ईस्ट से वेस्ट, और दोनों की स्पीड सेम है, ओके। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ये स्पीड सेम है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी, स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी इज सेम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन क्या जैसे प्लेटफॉर्म मूव कर रहा था वैसे ही अर्थ उसी प्रकार से मूव कर रहा है, यस। अब जिसका वेलोसिटी या जो अर्थ के रोटेशन के अलोंग मूव कर रहा है, अर्थ का रोटेशन ऐसा है, करेक्ट। तो जो अर्थ के रोटेशन के अलोंग मूव कर रहा है उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, और जो अर्थ के रोटेशन के अपोजिट आ रहा है तो उसकी स्पीड हो जाएगी रिड्यूस। समझ में आ रहा है। तो अगर जो मैं अर्थ के बाहर चला जाऊं या फिर एक्सिस पे बैठ के देखूं, करेक्ट, अगर जो मैं एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखूं या फिर अर्थ से बाहर आ जाए, अर्थ को रोटेट करता हुआ देखो, हम लोग स्पेस में आके देख रहे हैं, हम लोग देखो होता क्या है कि अर्थ जो है ना वो रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हम लोग क्या करेंगे, इनर्शियल फ्रेम में आने के लिए अर्थ से बाहर आ जाएंगे, अर्थ को रोटेट होने दो, करेक्ट। यहाँ पे अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, लेकिन उस फैक्टर को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ओके। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हो रही है यहाँ पे, ओके। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड भी घूमता है, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए हम नेग्लेक्ट कर देंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ बी की स्पीड क्या हो जाएगी, अगर जो हम लोग एक इनर्शियल फ्रेम स्पेस से देखें तो स्पीड ऑफ बी विल बी मोर एंड स्पीड ऑफ ए विल बी लेस, ओके। सो फ्रॉम स्पेस, या फिर ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम स्पेस स्पीड ऑफ ए विल बी मोर, गलत लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, बी विल बी मोर, नहीं, बी की जो वेलोसिटी है दैट इज अलोंग रोटेशन ऑफ अर्थ, ओके। सो फ्रॉम स्पेस स्पीड ऑफ बी विल बी मोर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ओके। करेक्ट। अब नॉर्मल फोर्स निकालना है हम लोगों को, ओके। तो नॉर्मल फोर्स कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। अगर जो कोई भी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, ओके, जैसे मान लो कोई भी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, मैं से एक कर्व्ड पाथ दिखा रहा हूँ, इस ब्लॉक की वेलोसिटी v है, करेक्ट, ओके। तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इस तरफ, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मैं क्या करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, करेक्ट। इसका एक्सेलरेशन क्या है, इस डायरेक्शन में। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करके न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करने जा रहा हूँ, क्या, F इज इक्वल टू एम ए, ओके। तो एम जी इज पॉजिटिव
नॉर्मल इज नेगेटिव, दिस इज MAC। ओके, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg माइनस MAC, एंड व्हाट इज AC, V स्क्वायर बाई R। ओके, ये आ गया नॉर्मल का फॉर्मूला। अब आप खुद देखो, जिसके लिए ये वेलोसिटी ज्यादा होगा, ओके, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा ये वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब नॉर्मल कम, V ज्यादा तो नॉर्मल कम। ओके, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, VB इज मोर देन VA। तो क्या नॉर्मल का रिलेशन उल्टा आ जाएगा, NB विल बी लेस देन NA। करेक्ट। क्वेश्चन में नॉर्मल फोर्स को किस टर्म से रिप्रेजेंट किया है, आप चाहो तो वैसे भी एक बार लिख सकते हो, F1 और F2 से। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, F2 इज लेस देन F1। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ऐसा। F2 इज लेस देन F1 या फिर F1 इज मोर देन F2। तो ऑप्शन 1 सही आ गया। ओके, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। If the earth stops rotating, the apparent value of G on its surface will, apparent value of G सरफेस के ऊपर क्या होगा अगर जो अर्थ के रोटेशन को हम लोग रोक दें। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज एवरीवेयर, बी क्या है डिक्रीज एवरीवेयर, सी क्या है रिमेन सेम एवरीवेयर, डी क्या है इंक्रीज एट सम प्लेसेस एंड रिमेन द सेम एट सम अदर प्लेसेस। देखो, एक्चुअली आप बोल सकते हो कि एपरेंट वैल्यू ऑफ जी जो होगा वो नॉर्मल के प्रपोर्शन आएगा, अगर जो ऑब्जेक्ट को मैं रेस्ट पे अज्यूम कर लूं तो। ये बात समझ में आ रही है। मान लो अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, हम लोग दो केसेस लेके चलेंगे। एक ऑब्जेक्ट को इक्वेटर पे रखा है, करेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा है। इसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट ए और इसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट बी। ओके, अब यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग अर्थ के फ्रेम में ड्रॉ करेंगे। सो वी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ कैसा है फ्रेम, एक अर्थ एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, करेक्ट, और अर्थ एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो एक सूडो फोर्स आएगा, और यहाँ पे उस सूडो फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे देखो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। देखो, इस ब्लॉक पे एक लगेगा mg, यहां से लगेगा नॉर्मल, और एक लगेगा यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रही मेरी बात। mr ओमेगा स्क्वायर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि हम लोग अर्थ के फ्रेम में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां से जब आप नॉर्मल ड्रॉ लिखोगे तो क्या ये mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आप पूरा लिख लेना कि n प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg। ओके, तो n विल बी इक्वल टू mg माइनस एम आर। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये एक्सिस पे ही है तो इस पे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, नीचे लगेगा mg। ये समझ में आ रहा है मैंने mg लेफ्ट में क्यों लगाया, क्योंकि अर्थ जो होता है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, mg लगेगा नीचे और नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर। नीचे क्यों लगाया, क्योंकि अर्थ का सेंटर यहां होगा,
यहाँ पे अर्थ का सेंटर कहीं यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? इस पे एक्सिस के पास में है तो इस पे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं N इज इक्वल टू एम जी। करेक्ट। तो यदि आप एपरेंट जी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो मास से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जी एपरेंट या फिर जी इफेक्टिव मैं लिखूं तो दिस इज नॉर्मल फोर्स बाय मास। इस केस में क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जी। करेक्ट। अब जब आप अर्थ को रोक दोगे, ओके, जब आप अर्थ के रोटेशन को रोक दोगे तो क्या होगा, व्हेन ओमेगा इज जीरो, तो मैं लिख देता हूं व्हेन रोटेशन इज स्टॉप्ड, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। ओके, ओमेगा विल बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओमेगा है जीरो, अगर जो मैं ओमेगा जीरो रख दूं तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी इफेक्टिव हो जाएगा जी। तो या इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं, ओके, यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, सॉरी, तो जी की वैल्यू बढ़ गई कि घट गई, तो यहाँ पे जी की वैल्यू, जी इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो गई। यहाँ पे जी इफेक्टिव जी के इक्वल ही रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये चेंज नहीं हुआ, ये सेम रह गया। यस, तो कुछ जगह पे बढ़ेगा और कुछ जगह पे सेम रह जाएगा। समझ में आ गया? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इंक्रीज एट सम प्लेसेस एंड रिमेन सेम एट अदर प्लेसेस। ओके, सेम कहाँ पे रह जाएगा, सेम रह जाएगा यहाँ पे, बाकी हर जगह थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही हम लोग अर्थ का रोटेशन रोकेंगे। ओके।